आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बरेली में किसके द्वारा किया गया प्रदर्शन, कहां खस्ता हाल सड़क बनी लोगों के लिए हादसों का सबब और कहां लंबे अरसे बाद खुले स्कूल, बच्चों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रेलवे बोर्ड के आदेशों के विपरीत जबरन ट्रॉली बैग दिए जाने के विरोध में एनई रेलवे मजदूर यूनियन इज्जतनगर ने आज सभी डीजल लॉबियों पर जोरदार प्रदर्शन किया। नरमो के केंद्रीय अध्यक्ष वसंत चतुर्वेदी ने बताया कि एनसीजीसीएम की बैठक में यह निर्णय हो गया था कि सभी प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधकों को पत्र लिखकर उनसे उनके विचारों को मांग लिया जाए। रेलवे बोर्ड दोनों फेडरेशनों के साथ बैठक करके निर्णय करे कि गाड़ी में ड्राइवरों के लाइन बॉक्स हटाए जाएं अथवा नहीं, किंतु रेलवे बोर्ड के इस आदेश के बावजूद भी एनई रेलवे के तीनों मंडलों में जबरदस्ती ट्रॉली बैग खरीद कर बंटवाए जा रहे हैं। एनई रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रॉली बैग खरीदने में काफी बड़ा गोलमाल किया गया है, जिसको खपाने के लिए ट्रॉली बैग जबरिया बांटे जा रहे हैं और लाइन बक्सों को समाप्त किया जा रहा है। जबकि इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जब तक बोर्ड कोई फैसला नहीं देता है तब तक बॉक्स यथावत रहेंगे। धनी में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक, मंडल मंत्री कामरान अहमद, ताजुद्दीन, संजय त्यागी समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए ये जो बैग दिए जाएंगे, बक्से अभी प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे बक्से, उनको हमारा रनिंग स्टाफ कैरी नहीं करता है, घर नहीं ले जाता है। लेकिन ट्रॉली बैग को घर ले जाने के लिए अब वो समझिए कम से कम 13 से 14 किलो वजन होता है और उस पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि वो जो विस्फोटक पटाखे होते हैं जो कभी जो है इमरजेंसी में ड्राइवरों को या गार्डों को उनको प्रयोग करना पड़ता है, वो पटाखे भी उनके साथ में उसी आपके बैग ट्रॉली बैग के अंदर दिए जा रहे हैं। अब अगर वो ट्रॉली बैग वो घर को लिए कैरी करते हैं और रास्ते में पकड़ जाएंगे तो उनके खिलाफ तो खाली वही होगा कि आतंकवादी हैं या उनके, और ऐसी घटनाएं पहले हो भी चुकी हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें ये हुआ कि ये विस्फोटक या ये सामान टूल्स आप कैसे लेके जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ट्रॉली बैग आप जो बक्से की स्टेशन पर रखे रहते थे उन्हीं में सारा सामान हमारा रखा रहता था। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में खस्ताहाल सड़क लोगों के लिए हादसों का सबब बन गई है, जहां अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलट गई है। ई रिक्शा में बैठे आधा दर्जन सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जहां दुर्घटना का वीडियो वायरल हुआ है। सरकार और प्रशासन गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा कर रही है, पर हकीकत इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यह हालात है आईपी कॉलेज के चौराहे से काली नदी वाले रोड की, जहां सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है और लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। महीनों बाद विद्यालयों को बच्चों के लिए खोल दिया गया है, जहां कई महीनों बाद स्कूल में पढ़ने पहुंचे बच्चे, जहां उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिली। सैनिटाइजेशन के बाद अब स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को क्लासेस कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद छोटे बच्चों के स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे व सभी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी। कोरोना महामारी में यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह बच्चों की पढ़ाई का। लंबे समय से अपनी विद्यालय बंद है और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। डिजिटल शिक्षा ने अभी हर घर तक अपनी पकड़ नहीं जमाई है। किसी घर में मोबाइल नहीं तो किसी घर में इंटरनेट नहीं, जिसके चलते हर दूसरे घर में ऑनलाइन पढ़ाई का कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह है कि बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई और कई महीनों से स्कूल न जाने के चलते बच्चों की पढ़ाई का इसका गहरा असर पड़ा है। लगातार चल रहे वैक्सीनेशन व सैनिटाइजेशन के बाद अब कोरोना नियंत्रण में आ गया है, जिसके बाद सूबे की योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी छोटे बच्चों के साथ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों को खोल दिया जाए। सर मैं 4 महीने बाद जब स्कूल खुले थे तब आई थी सर, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर से 4 महीने बाद स्कूल आई हो, कैसा लग रहा है? पढ़ाई कैसी है? 4 महीने कितनी पढ़ाई करवा दी? सर वो तो बहुत नहीं, ऑनलाइन ही पढ़े तो उससे ज़्यादा नहीं, तो यार स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। सर में कैसी क्या पढ़ाई करवा दी? सर 8 पीरियड लगते हैं, घर में कितने क्या सर पढ़ लेते थे, 2-3 घंटे पढ़ जाते थे और घर पे भी हो जाती थी पढ़ाई। चाचा जी पढ़ाते हमारे घर में, बताती थी थोड़ा बहुत। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता,
सामने खड़े जी सर, ऑनलाइन पढ़ तो लेते थे, मैथ कम समझ में आती थी और सब्जेक्ट आ जाते थे। मैडम, आप बच्चों के लंबे टाइम बाद कोरोना के में किस तरह की अपनी तैयारी क्या प्लानिंग है कोरोना को बचाने? सर प्लानिंग तो ये है कि बच्चों को कोरोना के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि किसी बच्चों को कोई नुकसान भी ना हो और साथ में उनकी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो उसी के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन सब का ज्ञान भी बच्चों को दिया जा रहा है कि आपस में दूरी बना के रहें, जितने टाइम स्कूल में रहें बराबर मास्क लगा के रहें। पिछले 4 महीनों में बच्चों को इतना नुकसान हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे ऐसे हैं जो आजकल इससे अवेयर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इतना टेस्ट नहीं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कितना लॉस हुआ उसको किस तरीके से? सर लॉस की तो कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ बच्चे मतलब ये मान लीजिए 20% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास मोबाइल है तो कभी रिचार्ज है कभी नहीं है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार तहसील के विकासखंड नारायणपुर प्रांगण में विधानसभा चुनार में साकार हुआ सपना, घर हुआ अपना के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2020-21 व 2021-22 के निर्मित आवास के लाभार्थियों का गृह प्रवेश के साथ चाबी का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विकासखंड नारायणपुर ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह रहे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख ने आवास के 75 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास एवं 25 मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पूर्ण होने पर चाबी सौंपी है। क्या मिला बा? तो आज ये चाबी मिला है आपको ब्लॉक पर। आवास पाकर आप खुश हैं? कैसा लग रहा है आवास मिलने के बाद आपको? आवास के नाम पर आपको प्रधान या कोई भी पैसा वैसा मांगा था क्या? किसको धन्यवाद देंगी आप? मकबूल जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? क्या चीज़ मिला है आपको? किस चीज़ की चाबी? आवास का। आज आवास पाकर आप खुश हैं आप? किसी ने पैसा वैसा तो नहीं मांगा आवास के नाम पर? आज कहाँ पे आए थे आप? ब्लॉक पर। किसके द्वारा मिला है? मैं राजेश प्रधान के द्वारा। अच्छा से बनवाए आप अपना आवास? बढ़िया से। आप खुश हैं? किसको धन्यवाद देंगे आप? आज कार्यक्रम हमारा ब्लॉक में था, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें हमारे नारायणपुर विकास खंड में 4000 प्रधानमंत्री आवास, 1000 मुख्यमंत्री आवास बना। आज 100 लाभार्थियों को चाबी दिया गया है। क्या आगे अभी कितने लाभार्थियों को दिया जाएगा? आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? हम लोग की तरफ से प्रयास था सभी लाभार्थी यहाँ जाए, और लाभार्थियों को सूचना नहीं मिल पाई है, मिल गई है, वो आए नहीं थे, ये सभी लोग आज दिया जाता है। आप प्रमुख जी हैं, अभी नवागत अभी चुने गए हैं, क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा गांव-गांव में? कि हमारे तरफ से प्रयास नहीं हुआ है, सारे गाँव का विकास किया जाए, नाली पानी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रही है, वहीं जनपद अमरोहा के थाना नौगांवा सादा क्षेत्र के कलामपुर में भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां भू माफियाओं ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर की लगभग 56 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी सालाना आय लगभग 2 लाख रुपए से अधिक है। लेकिन मंदिर की जमीन का पैसा अभी तक मंदिर के कार्यों में नहीं लगाया गया, जिससे वह भू माफिया अपनी जेब गर्म कर रहा है। लेकिन मंदिर के पूरे प्रांगण में गंदगी पसरी हुई है और साथ ही प्राचीन शिव मंदिर पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, जिससे कभी भी घटना हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो इस गांव के दबंग भू माफियाओं को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। कलामपुर का इसी गांव का रहने वाला। मामला ये है जी, यहाँ हमारे यहाँ शिव मंदिर है, ये बहुत समय पुराना है और करीब 55-56 के दरमियान का ये बना हुआ है, और इसमें मतलब इसकी खेती की भी ज़मीन, कृषि करने के करीब 56 बीघे लगभग ज़मीन, और करीब 4-5 बीघे इसके मेले वगैरह के लिए भी ज़मीन इसके इर्द गिर्द छुटी हुई है। तो इसमें जो मतलब इसके मतलब संत महात्मा भी रहते थे, पहले 2 भी रहते थे, फिर एक महात्मा जम के ही रहे हैं यहाँ पर, उनको भी खाना दाना कुछ नहीं, अपने पास मांग धांग कर खाओ या मत खाओ, कुछ भी करो, ना है कि कोई साफ़ सफाई है, मंदिर टूटा है उसकी ना उसकी कोई देखभाल है।
अपना जो पैसा आ गया वो अपने मौज से वो अपना खा पी रहे हैं। मंदिर है, इस पर पहले पित्तल का कलश लगा हुआ था, आज इस पर एक लकड़ी का कलश लगा हुआ है, ये भी मतलब उतार लिया गया। और साहब इसके जो मतलब यहाँ आम के तमाम पेड़ खड़े हुए थे, बाग था, उसका कोई पेड़ नहीं छोड़ा। कलामपुर का रहने वाला हूँ और 56 बीघे इस आश्रम पर ज़मीन है। इसमें 1,80,000 रुपये यानी 1,80,000 रुपये साल उठती थी। इस बीच में मैं यहाँ आश्रमों को सही छोड़ कर चला गया हूँ दूसरा आश्रम बनवाने के लिए। अब फिर जब दोबारा इन लोगों ने जलाए हैं, 3 बार इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर चुके हैं यहाँ। फिर मैं हट कर यूँ आ जाता हूँ कि भाई हमारे हिंदुओं का धर्म स्थल है, भगवान का घर है, तुमने मेहनत की है, चलो दोबारा से फिर उसको ठीक करा लेंगे। तो इन्होंने अच्छा खासा 2-2.5 बीघे में आश्रम था, आज वो शायद 1 बीघे में हुआ खड़ा है। वहाँ की ईंट भी गायब कर चुके हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर के अब मेरी इच्छा है कि यह आश्रम दोबारा से सही हो। कभी है ये कि इस वक्त देख लिया जाए, चाहे इसकी इंक्वायरी निकलवा ली जाए कि मंदिर की छत गिरने के लिए तैयार है, जो लेंटर के सरिया हैं वो भी नहीं चल रख रहे हैं इस समय मौजूदा में, हाँ। और इन लोगों को ये इसी मंदिर की ज़मीन के पैसे दे देकर और ब्याज पर उठाते हैं और इसमें कोई पैसा पानी नहीं लग रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिलने पर प्रखंड के कुराइन पत्रा पंचायत पहुंचे प्रशिक्षु IAS आशीष अग्रवाल। ढेला गांव के प्रधानमंत्री आवास प्लस लाभुकों के सूची का सत्यापन किया गया, जहां इस दौरान गांव के करीब 200 से अधिक ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। ग्रामीणों के शिकायत की जांच के लिए गठित टीम सदस्य जांच टीम ने सूची में अंकित सभी नामों को बारी बारी से पढ़कर सुनाया, जिसमें कुछ नाम पर ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। मौके पर प्रशिक्षु IAS के द्वारा मुखिया एवं पंचायत सेवक को ग्राम सभा बुलाकर छूट जाने योग्य लाभुकों को चिन्हित करके निर्देश दिया गया है। इधर पंचायत सचिवालय में प्रशिक्षु IAS के पहुंचने से पहले जांच टीम के समक्ष ग्रामीणों ने PM आवास प्लस की सूची में योग्य व अयोग्य लाभुकों का नाम को लेकर जमकर हंगामा किया। जांच समिति जब अपना संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पे जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के कोसा गुमदा ब्लॉक में खाद की कमी को लेकर किसानों का आंदोलन नहीं थम रहा है। किसानों ने कार्यालय पर ताला लगा दिया, जहां प्रशासन से बार बार खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, पर प्रशासन ने खाद मुहैया नहीं कराया, जहां मजबूरन सैकड़ों किसानों ने लैंप कार्यालय के सामने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में कई हिस्सों में किसान साल की शुरुआत से ही खाद की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस बीच बारिश की कमी से किसानों की रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। किसानों ने धान और मक्का की खेती के लिए बैंकों से उधार लेकर खेती शुरू की, पर प्रशासन उनको खाद की समस्या दूर नहीं कर पाई। इसी के चलते किसानों ने गुस्से में आकर लैंप कार्यालय को ताला लगा दिया। इसके बाद कोडिंगा तहसीलदार शिव प्रसाद पटनायक कोसा गुमडा थाना अधिकारी मौके पर जाकर किसानों से बात कर ताला खोलने की बात कही, जहां कड़ी मशक्कत के बाद ताला खोला और लैंप अधिकारी से बात की, जहां उन्होंने 2 दिन के अंदर खाद मुहैया कराने की बात कही है। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता नूर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।